अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एथना स्टोरीज पर आपका बहुत बहुत खुशामदीद है। इस दुनिया में सबसे ऊंची पहाड़ का नाम माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल और चीन तिब्बत में वाक़या है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कई ऊंचे पहाड़ बनाए हैं, जिनमें से केटू और एवरेस्ट का नाम खसूसी तौर पर कोपहमाई के लिए मशहूर है। हर साल एवरेस्ट को सर करने की ख्वाहिश लेकर कई कोपहमा निकलते हैं, मगर इनमें से चंद ही अपने ख्वाब को पूरा कर पाते हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही कहानी है। एवरेस्ट को अगर बर्फ का मकबरा कहा जाए तो ये गलत ना होगा। दरअसल चोटी सर करना ही बड़ी बात नहीं होती, बल्कि चोटी सर करने के बाद असल इम्तिहान मौसम की बेरहमी को सहकर नीचे जिंदा वापस आना होता है। फ्रांसिस अर्सेंटीव और उनके हस्बैंड सर्गेई अर्सेंटीव बगैर ऑक्सीजन के 22 मई 1998 को एवरेस्ट सर करने के बाद लापता हो गए थे। फ्रांसिस पहली अमेरिकी खातून थी जिन्होंने बगैर ऑक्सीजन के ये कारनामा सरअंजाम दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ स्लीपिंग ब्यूटी ऑफ द माउंट एवरेस्ट कहा जाता है? आज की वीडियो में हम इसके मुतालिक जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन इससे पहले कि मैं आज की वीडियो शुरू करूं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल एथना स्टोरीज सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल का आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द मसूल हो जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर भी जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, फ्रांसिस अर्सेंटीव का ताल्लुक अमेरिका की माहिर कोपहमा फैमिली से था। फ्रांसिस को बचपन से ही कोपहमाई का बहुत शौक था। दोस्तों, फ्रांसिस अर्सेंटीव और उनके हस्बैंड सर्गेई अर्सेंटीव दीगर कोपहमाओं के हमरा समिट के लिए रवाना हो गए। ये लोग 20 मई 1998 को एवरेस्ट के कैंप 6 पर मौजूद थे। दोस्तों, एवरेस्ट के चोटी पर मुख्तलिफ कैंप्स मुख्तलिफ ऊंचाइयों पर लगाए गए हैं। आखिरी कैंप 6 है। इससे आगे 8000 की मीटर की बुलंदी पर डेथ जोन का एरिया है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोपहमा को बहुत से मसाइल का सामना होता है। इसमें ऑक्सीजन की कमी, फ्रॉस्ट बाइट और इसके अलावा मौसम इतना बेरहम होता है कि अगर जिस्म का कोई हिस्सा एयर से एक्सपोज हो जाए तो इसको फौरन जमा देता है। दोस्तों, ये लोग दीगर कोपहमाओं के हमरा 21 मई 1998 को समिट के लिए रवाना हो गए, लेकिन मौसम खराब हो गया, जिससे इन्होंने अपना इरादा तर्क करके वापस कैंप 6 पर आ गए। 22 मई 1998 को 1 बजे ये लोग दोबारा अकेले ही चोटी सर करने के लिए निकल खड़े हुए। चोटी सर करने के बाद जब ये लोग वापस आ रहे थे तो डेथ जोन में अचानक से तूफान आ गया और ये एक दूसरे से जुदा हो गए। इनके शोहर सर्गेई वो कैंप 6 पर वापस आ गए। उनका ख्याल था कि उनकी बीवी पहुंच चुकी होंगी, मगर ऐसा ना था। वो लापता हो चुकी थी। उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। दोस्तों, शाम का वक्त था। सर्गेई अब कुछ नहीं कर सकता था, लिहाजा अब वो उसका इंतजार ही करने लगा। अब आपको बताते हैं कि फ्रांसिस को स्लीपिंग ब्यूटी क्यों कहते हैं। अगली सुबह 23 मई को एक उज़्बेक टीम भी चोटी सर करने जा रही थी। इन लोगों ने कुछ फासले पर एक कोपहमा को डेथ जोन के एरिया में सीधा लेटा हुआ देखा। उनका ख्याल ये था कि कोई हादसे का शिकार कोपहमा मुर्दा हालत में पड़ा है, मगर जब उस मुर्दा हालत में पड़े शख्स ने हरकत की तो ये उसके पास चले गए। जब उन्होंने करीब जाकर देखा तो ये एक औरत थी। दोस्तों, ये फ्रांसिस थी। फ्रांसिस सारी रात डेथ जोन के एरिया में पड़ी रही, जिसकी वजह से उसके हाथ और मुंह बिल्कुल सख्त हो चुके थे और सफेद हो चुके थे, लेकिन ये फिर भी जिंदा थी। दोस्तों, इसको इस हालत में देखकर उज़्बेक टीम ने अपना चोटी सर करने का इरादा तर्क कर दिया। इन्होंने इसको फौरन ऑक्सीजन दी और इसकी मदद करने का फैसला किया। ये लोग बारी बारी उसे कंधे पर उठाकर वापस नीचे आ रहे थे। 1 घंटे की उतराई के बाद इनकी हिम्मत जवाब दे गई, लिहाजा वो उसको वहाँ अबंडन छोड़कर वापस आ गए। वापसी पर ये टीम फ्रांसिस के हस्बैंड सर्गेई से मिली। इन्होंने फ्रांसिस की एग्जैक्ट लोकेशन इसके हस्बैंड को बता दी। इसका हस्बैंड सर्गेई फौरन ऑक्सीजन और जरूरी सामान लेकर इसकी मदद के लिए निकल खड़ा हुआ। ये आखिरी बार था जब इसको जिंदा देखा गया था। दोस्तों, अगली सुबह 24 मई 1998 को एक और टीम, जिसमें उज़्बेक टीम के लोग भी शामिल थे और इसके अलावा अमेरिकी कोपहमा इयन वुडॉल और ऑडूड मौजूद थे। ये लोग फ्रांसिस को वहीं मिले जहां इसे पिछले दिन छोड़ा गया था।
कुछ फासले पर फ्रांसिस के हस्बैंड सरगई का आइस एक्स और रस्सियां भी मिली, मगर उनके खामन का कोई नामो निशान नहीं था। दोस्तों, वुडॉल और डॉगवुड ने फ्रांसिस की मदद करने का फैसला किया। वो बिल्कुल एक डॉल की तरह लग रही थी और उसकी कंडीशन बहुत खराब थी, मगर मौसम की खराबी की वजह से ये लोग भी थक गए और इन्होंने इसको छोड़कर वापस आने का फैसला किया। वो इसी हालत में वहाँ पड़ी रही। दोस्तों, जब ये लोग वापस आ रहे तो फ्रांसिस के आखिरी अल्फाज ये थे कि आखिर तुम लोग मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो। ये किस्मत की सतम ज़रीफी थी कि वहाँ कई लोगों ने फ्रांसिस को इस हालत में देखा था, मगर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। अगले साल 1999 में जैक नॉर्टन नामी कोपैमा को सरगई फ्रांसिस के हस्बैंड की लाश भी मिल गई। ये तो नहीं बताया जा सकता कि आखिर ऐसा क्या हुआ, लेकिन एक रिपोर्ट में कहा गया कि सरगई को जब अपनी बीवी मिली तो वो मदद लेने की गर्ज से वापस आ रहा था जब उसका पैर स्लिप हो गया और वही उसकी डेथ हो गई। दोस्तों, इयन वुडॉल, जिसने फ्रांसिस अर्सेंटीफ की मदद भी की थी, उसने एक मुहिम जई द टावर ऑफ एवरेस्ट के नाम से की, जिसका मकसद फ्रांसिस और एक अनआइडेंटिफाइड कोपैमा ग्रीन बूट्स को दफन करना था। दोस्तों, फ्रांसिस की बॉडी 9 साल तक बासानी देखी जाती रही। यही वजह है कि इसको स्लीपिंग ब्यूटी ऑफ द एवरेस्ट कहा जाता है। आखिरकार 2008 में वुडॉल ने फ्रांसिस अर्सेंटीफ की बॉडी को रिचुअल दिया और वहां से उठाकर ऐसी जगह दफन कर दिया जहां ये विजिबल ना हो। फ्रांसिस और उनके हस्बैंड के बारे में कहा जाता है कि ये 3 दिन तक डेथ जोन में रहे। इनकी मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी और फ्रॉस्ट बाइट को करार दिया जाता है। तो ये थी कहानी स्लीपिंग ब्यूटी की, जो आज भी लोगों की गुफ्तगू का महवर है। आज भी कई कोपैमा सिर्फ और सिर्फ इसको ट्रिब्यूट देने के लिए वहाँ जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।